गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास की बात करें तो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था वर्क पावर एनर्जी, और अपन ने बात कर ली थी किसकी, वर्क की, है ना। और वर्क में हमने फाइनली फॉर्मूला डिवाइस किया था, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन ने F इंटू डी यूज किया था। मैंने आपको बता दिया था कि डी यूज कर सकते हैं, एस यूज कर सकते हैं, और कहीं कहीं पर एक्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था कि वर्क कब होगा, और वर्क जो हमारी डे टू डे लाइफ है जिसमें हम जो टर्म वर्क यूज करते हैं उससे कितना डिफरेंस है किसमें जो हम साइंस में वर्क यूज करते हैं। ठीक है, साइंस में वर्क कब होता था, जब फोर्स लग रही हो किसी ऑब्जेक्ट में और उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती थी तो हम बोलते थे कि ऑब्जेक्ट ने क्या करा है, वर्क किया है। अगर उन दोनों में से एक भी कंडीशन गायब हो जाती थी तो हम बोलते थे कि ऑब्जेक्ट ने वर्क नहीं किया है। ऐसी एक और टर्म है जिसका नाम है एनर्जी। क्या नाम है, एनर्जी। इस वर्ड को भी हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, ठीक है, या उस पर्सन में बहुत एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा काम करता है तो अपन ही बोलते हैं यार उसमें बहुत एनर्जी है। ठीक है, वो इधर से उधर रुकता है। या छोटे बच्चों के लिए बोलते हैं कि भाई छोटे बच्चों में बहुत एनर्जी है, दिन भर खेलते रहते हैं, वो थकते नहीं है। ठीक है, पर साइंस में एनर्जी का भी एक अलग ही मतलब है। क्या है, एक अलग ही मतलब है। साइंस में एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज दी कैपेसिटी या केपेबिलिटी भी बोलते हैं इसको, केपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझे अगर हम, हाँ, तो एग्जाम्पल की बात कर रहे थे अपन। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए बलून का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ये बलून हो गया, अब इसको मैंने अच्छी तरीके से हवा से भर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे अपने हाथों से फोर्स लगा रहा हूं, अपने हाथों से फोर्स लगा रहा हूं। जब मैं जेंटली प्रेस करता हूं, जब मैं इसको जेंटली प्रेस करता हूं तो ये क्या करता है, थोड़ा सा डिफॉर्म होता है, और फिर उसके बाद से जैसे मैंने फोर्स हटाई ये अपना शेप वापिस से रीगेन कर लेता है। पर अगर मैं क्या करूं, इसको ज्यादा प्रेस करूं तो ये क्या हो जाता है, फूट जाता है, बस्ट हो जाता है। तो बस्ट क्यों हुआ है ये, क्योंकि जब मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो मैंने क्या करा, इस पे वर्क किया, मैंने इस पे वर्क किया। अभी मेरे पास वो एनर्जी थी, ठीक है, तो मैंने फोर्स लगाया। भाई फोर्स किस वजह से लगाया, एनर्जी की वजह से। भाई मेरे पास एनर्जी थी, उस वजह से मैं इस पे फोर्स लगा पाया हूं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आप मूव कर पाते हैं, कब मूव कर पाते हैं, फोर्स लगाने से ही काम नहीं चलता है, आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, आपने खाना खाया, आपके पास एनर्जी आई, अब उस एनर्जी की वजह से आप इसको फोर्स लगा पा रहे हो। तो ऐसे ही मैंने क्या करा, इस बलून पे फोर्स लगाया। जब मैंने हल्का सा फोर्स लगाया, यानी कि मेरे पास एनर्जी कम थी, मैंने खाना नहीं खाया, तो मैं उसको तोड़ नहीं पा रहा था, या उसको बलून को फोड़ नहीं पा रहा था, पर मैंने खाना खा लिया, मेरे पास एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बहुत टाइटली प्रेस कर रहा हूँ। टाइटली प्रेस करने की वजह से क्या हुआ, बलून बस्ट हो गया। अभी बलून बस्ट कैसे हुआ, जब मैंने इसका फोर्स लगाई तो इस बलून ने एनर्जी गेन करी। इस बार किसने एनर्जी गेन करी, बलून ने। उस एनर्जी की वजह से ये बलून क्या हो गया, बस्ट हो गया, ये बलून बस्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बलून के पास क्या आई, केपेबिलिटी आई वर्क करने की। क्या आई, केपेबिलिटी आई वर्क करने की। कहां से आई, वो आई उस एनर्जी से जो मैंने इसको प्रोवाइड कराई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक वुडन बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर एक नेल लगी हुई है, और मुझे इसको इसके अंदर पियर्स करनी है, इसके अंदर इसको पहुंचानी है। तो मैं क्या करूंगा, एक हैमर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अभी जो हैमर है वो जैसे यहां से गिरेगा, ऊपर से जब नीचे इसके ऊपर आके हिट करेगा, ठीक है, तो हैमर किस वजह से मूव करके आ रहा है, ये हैमर मैंने यहां से पकड़ रखा, तो मैंने फोर्स लगाई। फोर्स लगाने की वजह से इस नेल को जैसे ही हिट करेगा, ये अपनी सारी फोर्स किसमें ट्रांसमिट कर देगा, इस नेल में ट्रांसफर कर देगा। यानी कि इसके पास जो एनर्जी है वो कहां चली जाएगी, इस नेल के पास, और जो नेल है इस वुडन बोर्ड के अंदर ड्राइव थ्रू हो जाएगा, इस नेल के अंदर चला जाएगा। तो उस फोर्स की वजह से इस बोर्ड को या इस नेल को क्या मिली है, वो एनर्जी मिली है, जिसकी वजह से वो ये वर्क कर पा रहा है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में बोला जाए तो एनर्जी क्या है, एनर्जी है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या कितना काम
किया जा सकता है। ठीक है, और वो कहां से मिलेगी, वो इवेंचुअली कहां से मिलेगी, फोर्स से मिलेगी। ठीक है, अब इस चैप्टर में अगर एनर्जी की बात करें तो हम दो तरह की एनर्जी की बात करेंगे। वैसे हम बहुत सारे टाइप की एनर्जी जानते हैं, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी तमाम टाइप की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी जानते हैं। ठीक है, पर उन लाइट से मतलब उन एनर्जी से इस एनर्जी में क्या फर्क है वो भी हम देखेंगे कि जो हम इतने सारे टाइप की एनर्जी पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी जो साइंस वाली एनर्जी है और कौन सी वो एनर्जी जिनसे हमको ये क्या बोलते हैं, पावर मिलती है। ठीक है, पावर इन द सेंस कि लाइट मिलती है। भाई जो हमारे घर में ट्यूबलाइट जल रही है, बल्ब जल रही है, वो भी किसी एनर्जी की वजह से जल रही है ना। ठीक है, और ये जो एनर्जी है उस एनर्जी से क्यों डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में हम एक टाइप की एनर्जी की बात करते हैं सिंपली, जो कि है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की एनर्जी से बना है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक और पोटेंशियल, जब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जुड़ जाती है, दोनों एनर्जीज को जब हम जोड़ देते हैं तो वो एनर्जी क्या बन जाती है, वो एनर्जी बन जाती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, चलिए तो पहले एनर्जी की एक दो डेफिनेशंस है उसको हम और लिख लेते हैं और फिर हम चलेंगे आगे किस पर, काइनेटिक एनर्जी पे। जैसे कि मैंने बताया कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसके अलावा भी और डेफिनेशंस होती हैं इसकी, जैसे कि चलो ये काफी है तुम्हारे डेफिनेशन। इसके बाद आता है अपने इसकी यूनिट वर्क। ये डेफिनेशन हो गई इसकी, इट इज द कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। फिर आते हैं अपन यूनिट पे। अगर यूनिट की बात करें तो एनर्जी की जो यूनिट होती है इट इज सेम एज वर्क। जो वर्क की यूनिट है वही जिसकी एनर्जी की है, क्योंकि एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। तो कितना काम किया एट द एंड ऑफ द डे, कितना काम किया वही क्या है, एनर्जी है। तो यूनिट कितनी है एनर्जी की, सेम है वर्क की। और वर्क की यूनिट क्या थी सर, हमने पढ़ी थी, वर्क की यूनिट कितनी थी, जूल थी एसआई सिस्टम में, और सीजीएस में पढ़ी थी हमने कितनी थी, अर्ग। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि व्हाट इज वन, या 1 जूल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में बताइए कि व्हाट इज 1 जूल। ठीक है, तो यहां पर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो 1 जूल है, 1 जूल is the energy, 1 joule is the energy to required, energy required to do, 1 joule is the energy required to do 1 joule of work, 1 joule of work। ठीक है, तो 1 जूल क्या है, 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम। तो 1 जूल एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसके बाद कुछ बड़ी यूनिट्स होती हैं जैसे कि 1 किलो जूल। ठीक, 1 किलो जूल, तो 1 किलो जूल कितना हो जाएगा, 1000 जूल के बराबर। ठीक है, 1 जूल और 1 अर्ग की अगर हम बात करें तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷। अर्ग शायद में ये वर्क में बताना भूल गया था, तो ये इनके बीच का रिलेशन है। ठीक है, अब चलते हैं अपन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, यानी कि टाइप्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, वैसे तमाम टाइप्स की एनर्जी है और हमारे जो कोर्स में हम उसी पे फोकस रखेंगे, जो यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट टाइप की एनर्जी से मैंने आपको बता दिया कि जो एनर्जी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि आपके चैप्टर में सिर्फ एक ही टाइप की एनर्जी दी हुई है जिसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी, और इसके हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी से और एंड करेंगे अपन कहां पर, पोटेंशियल एनर्जी पर। ठीक है, दोनों ही बड़ी सिंपल टाइप की एनर्जी हैं, ज्यादा कुछ इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। पहली आती है अपने पास
काइनेटिक एनर्जी। कौन सी आ गई हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन से बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। क्या होती है डेफिनेशन? डेफिनेशन, द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, because of its motion is called kinetic energy। ठीक है, तो जैसे देख के पता चल रहा है डेफिनेशन से कि मोशन की वजह से, किसकी वजह से? मोशन की वजह से। एग्जांपल ले लेते हैं बहुत सिंपल सा, कि एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पर एक बॉल है। ठीक है, अब ये बॉल मूव कर रही है, बॉल मूव कर रही है, और दूसरा वापस से सेम एग्जांपल, और ये बॉल, इस बार जो बॉल मूव कर रही थी वो मूव कर रही थी 1 मीटर पर सेकंड से, और इस बार जो बॉल मूव कर रही है वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है, जो आप क्रिकेट खेलते समय या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हुए हम देखते होंगे कि एक बॉल होती है जब मैं एकदम स्लोली फेंकू अंडर द आर्म, ठीक है, और एक होती है अबव, यानी कि जब मैं नीचे से बॉल फेंकूंगा तो वो सिंपली या जनरली कैसे जाती है? बहुत ही स्लोली जाती है। ठीक है, और जब मैं उसको तेजी से फेंकूंगा, ठीक है, तो वो क्या करती है? बहुत तेजी से जाती है। ये तो सिंपल सी बात है कि भाई धीरे फेंकूंगा तो धीरे जाएगी और तेजी से फेंकूंगा तो तेजी से जाएगी। तो सेम केस यहाँ पर है, ये वाली जो बॉल है वो स्लो स्पीड से जा रही है, ये वाली जा रही है बहुत तेज स्पीड से। ठीक है, अब ये जब तेजी से, ये जब स्लोली जाएगी तो इस ब्लॉक पे जाकर क्या करेगी? सिर्फ टकराएगी, सिर्फ जाके ऐसे घूमते घूमते आएगी और इससे जाके टकराकर ये बॉल यहाँ पर रुक जाएगी। पर क्योंकि ये बहुत तेजी से जा रही है तो ये क्या करेगी? जो ऑब्जेक्ट है उसको अपनी पोजीशन से क्या कर देगी? डिस्प्लेस कर देगी। क्या कर देगी? अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगी। ऐसा आपने टॉयज के साथ भी देखा होगा या बचपन में जब आप टॉयज से खेलते होंगे तो छोटी छोटी जो कार्स होती है, ठीक है, उसके सामने आप बॉटल रख देते थे या कुछ भी ऑब्जेक्ट रख देते थे और उसको आप अलग अलग स्पीड से थ्रो करते थे ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो जब स्लो स्पीड से करते थे तो ये जो ऑब्जेक्ट है उससे टकरा कर रुक जाता था, पर जब तेज स्पीड से करते थे तो उस ऑब्जेक्ट को गिराकर और ऑब्जेक्ट आगे निकल जाता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जब ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा मोशन था, भाई मोशन स्पीड से रिलेटेड है, हमने पढ़ा डी चैप्टर में कि जिस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा स्पीड होगी, मोशन से मतलब स्पीड, जिस ऑब्जेक्ट के पास जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो क्या करेगा? उतना ही ज्यादा दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, और जब ज्यादा फोर्स होगी तो ज्यादा वर्क डन होगा, ज्यादा वर्क डन होगा तो उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी? ज्यादा एनर्जी होगी। क्या होगी? ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें कि वर्क डन किसने किस पर किया है, तो ये ऑब्जेक्ट था पहले जिसने वर्क डन किया, और वर्क किस पे हुआ? इस ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पर भी एक केस है, यहाँ पर भी एक केस है कि वर्क किसने किया था? वर्क किया था इस ऑब्जेक्ट ने, और वर्क डन किस पर हुआ? इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, यानी कि इनिशियली एनर्जी किसके पास थी? इसके पास थी, इसने एनर्जी ट्रांसफर करी। दोनों केसेस में एनर्जी ट्रांसफर हुई है। कहां पर? इन ब्लॉक की वजह से, जिसकी वजह से, इस एनर्जी की वजह से इनमें वर्क करने की कैपेबिलिटी आई है, और ये क्या हुए? अपनी पोजीशन से आगे डिस्प्लेस हुए हैं। क्या हुए? अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की सिंपल बात करें तो एनर्जी ऑफ द मोशन बिकॉज ऑफ, सॉरी, एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, यानी कि उनके पास जो स्पीड है, ठीक है, या जो मोशन है जिससे वो चल रहे हैं, उस वजह से जो उनके पास एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं अपन? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं यहाँ पर। मान लीजिए जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक बोर्ड लिया और उसमें मुझे नेल पियर्स करनी है। क्या करनी है? नेल पियर्स करनी है। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे फॉल हो रहा था, जब हैमर मेरा नीचे फॉल हो रहा था, तो हैमर के पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जब वो नीचे से गिर रहा है तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, हमने पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में, कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, तो उस पर फोर्स लग रही है ड्यू टू एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो उस हैमर की स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो उसने क्या गेन कर ली है? एनर्जी गेन करी है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि भाई काइनेटिक एनर्जी के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि स्पीडिंग कार, ठीक है, फ्लाइंग बर्ड, ठीक है, और फ्लाइंग एरोप्लेन,
इसके अलावा बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं इसको आपको इसके साथ कनेक्ट करके बता देता हूं। जैसे कि अगर स्पीडिंग कार की बात करें, मान लीजिए एक कार चल रही है रोड पे, वो बहुत ही धीरे धीरे चल रही है, बहुत ही ज्यादा धीरे चल रही है, यानी कि स्पीड से चल रही है कि आप पैदल भी उससे आगे निकल जा सकते हो। ठीक है, वो जाकर एक सामने खड़ी कार से टकराती है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों में माइनर से स्क्रैचेस आएंगे और दोनों कारें वहां पर रुक जाएंगी। और मान लीजिए एक कार बहुत ही ज्यादा तेजी से आ रही हो और उस खड़ी वाली कार से जाकर टकरा जाए, तो क्या होगा, दोनों कारें बहुत तरीके से, बुरी तरीके से डैमेज होंगी और जो अंदर पैसेंजर बैठा होगा उसको भी क्या होगा, लग जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जिसके पास जितनी ज्यादा स्पीड थी उसके पास क्या है, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी। एक पॉइंट यहां पर ये बन जाता है कि हायर दी स्पीड, जब ब्रैकेट में लिख लीजिए मोशन, हायर इज काइनेटिक एनर्जी। जिसके पास जितनी ज्यादा मोशन होगा उसके पास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। मोशन कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, स्पीड कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। फ्लाइंग बर्ड पे आते हैं। ठीक है, तो फ्लाइंग बर्ड इज सिंपली मतलब सिमिलर टू स्पीडिंग कार। फ्लाइंग एरोप्लेन भी सिमिलर है किसके, हमारे स्पीडिंग कार के। जैसे हम देखते हैं कि भाई फ्लाइंग एरोप्लेन है, ठीक है, तो हमने देखा है कि हवा में क्रैश हो जाते हैं वो। ठीक है, तो जमीन पे जैसे ही वो आकर टकराते हैं तो एकदम चूर चूर हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो क्यों है, क्योंकि उनके पास क्या है, एनर्जी है। जब वो नीचे गिर रहे होते हैं, क्रैश लैंडिंग हो रही होती है, तो उनपे कौन वर्क कर रहा होता है, एक तो उनके पास पहले से ही स्पीड होती है, प्लस उस पर कौन कर रहा होता है, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स भी उसको अट्रैक्ट कर रही होती है। तो दोनों स्पीड एड अप होकर क्या हो जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। अब फ्लोइंग वाटर और ब्लोइंग विंड की बात करें तो दोनों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं। अगर फ्लोइंग वाटर की बात करें तो जितने भी हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जहां जहां पर भी हमारे पानी से एनर्जी जनरेट होती है, वहां पर हम किसको यूज करते हैं, फ्लोइंग वाटर को। क्यों, क्योंकि फ्लोइंग वाटर के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। आपने देखा होगा कि अगर आपके किसी जग में पानी भरा हो तो वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ नहीं करता, वो उसमें जग में पड़ा है। पर अगर आप उसको अपने हाथ में लेकर और किसी ऑब्जेक्ट पे अगर जोर से मारे, मान लीजिए आपने एक बॉटल रख दी है सामने, 4-5 बॉटल सामने रख दो और उसमें ऐसे मग लेकर और ऐसे पानी उछालो, तो आप देखोगे कि जो बॉटल्स हैं वो सब क्या हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आपने पानी को फ्लो कराया, ठीक है, कैसे फ्लो कराया, हाई स्पीड से फ्लो कराया, तब उसने क्या करा है, वर्क किया है किस पे, बॉटल पे। ऐसे अगर ब्लोइंग विंड की बात करें तो जितने भी हमारे विंड मिल्स हैं, तो जो विंड मिल्स हैं जिनकी ब्लेड्स किस वजह से घूम पाती हैं, क्योंकि जो ब्लोइंग विंड है उसके पास क्या है, मोशन है, और मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, उन जो विंड पैनल्स हैं या जो फैन है हमारे, उनको रोटेट कर रही है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, काइनेटिक एनर्जी के। ये सबके पास ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्यों है, इनके मोशन की वजह से। अगर विंड को रोक दिया जाए तो ना तो फैन उड़ेगा, मतलब ना तो विंड मिल चलेंगे। अगर वाटर को रोक दिया जाए, यानी कि इसका फ्लो रोक दिया जाए, तो जो विंड मतलब क्या बोलते हैं, वाटर जनरेटिंग है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स है, वो भी वर्क नहीं करेंगे। तो मैंने जैसे बताया, हायर द स्पीड हायर इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगी। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, सिंपली जिस भी ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मोशन है, जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, रुके हुए ऑब्जेक्ट के पास कोई एनर्जी नहीं है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके पास एक एनर्जी होगी जिसका नाम है क्या, काइनेटिक एनर्जी। कहीं पर भी चल रहा हो, आसमान में चल रहा हो, जमीन में चल रहा हो, पानी के अंदर चल रहा हो, कहीं भी मूव कर रहा हो, क्योंकि उसके पास एक एनर्जी होगी जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्यों है, उसके मोशन की वजह से है। अब इसको डिराइव करते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल, पता चल गया। अब इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, उसको हम डिराइव कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि एक ऑब्जेक्ट, ये प्लेन है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक कार मान लीजिए, एक ऑब्जेक्ट रख लीजिए, मान लीजिए इसकी इनिशियल स्पीड u है, इसकी इनिशियल स्पीड u है, इसका मास m है। इसको मैंने क्या करा है, एक्सेलरेट किया है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक्सेलरेट किया है
विथ फोर्स एफ, है ना, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाई, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेट किया है, और एक्सेलरेट करके इसने कुछ स्पीड गेन कर ली है v, कुछ स्पीड गेन कर ली है v, और जब इसने u से v तक गया तो इसने जो डिस्टेंस कवर करी, जो डिस्प्लेसमेंट किया, उसको हमने बोल दिया s। क्या बोल दिया है? s, यानी कि स्मॉल s डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया है। अब एक चीज हम जो जानते हैं, यहां पर लिख भी लीजिएगा, कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हम डिराइव कर रहे हैं। तो जैसे माना कि सपोज हमने कंसीडर किया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमने क्या इनिशियल स्पीड u थी, उसका मास m था, उसको मैंने एक्सेलरेट किया विद फोर्स f, ठीक है, और जब वो एक्सेलरेट हुआ तो उसने जो स्पीड गेन करी वो v थी, और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो s था। अब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है और हम जानते हैं कि u v मतलब इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को ज्वाइन करने वाली एक सिंगल इक्वेशन है जिसको बोलते हैं हम थर्ड इक्वेशन, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यही हमने इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है। यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। यहां से डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब क्योंकि जब मैंने इसको यहां से यहां तक मूव किया है, इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने फोर्स लगाया, तो इसने क्या करा है, इसके पास कुछ एनर्जी आई है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट यहां पर डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी है वो क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और हम ये जानते हैं कि एनर्जी बराबर होती है किसके, यानी कि 1 जूल ऑफ एनर्जी के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा था, या यूं बोल दीजिए कि 1 जूल वर्क के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए थी? 1 जूल ही चाहिए थी। यानी कि यहां से हमने एक चीज पढ़ी थी पहले कि जो एनर्जी है वो बराबर है किसके? वर्क डन के, है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है सर? वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का, ये वर्क का ही फॉर्मूला लिख देते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हम जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा हुआ, किसी ऑब्जेक्ट m है, मास का, इस पर फोर्स लगाया जाए और उसका एक्सेलरेशन a हो, तो ये फोर्स निकाली जा सकती है। फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ, ठीक है। तो यहां से फोर्स की मैंने वो वैल्यू पुट कर दी ma और डिस्प्लेसमेंट s। इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं, ठीक है, पुट कर देते हैं, यानी कि m a और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या? ये हाफ जो है इसको मैं आगे ले लेता हूँ, 1/2 v स्क्वायर, सॉरी m तो भूल ही गया मैं, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? वर्क, और वर्क किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास कितनी? हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर एक कंडीशन आती है, अगर ऑब्जेक्ट क्या हो? रेस्ट से चढ़ा हो। जब रेस्ट से चलेगा तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे हो तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0। जो इनिशियल स्पीड 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ m v स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाता है। दोनों ही फॉर्मूले हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, जब दोनों ही ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां से हो? इनिशियली किसी स्पीड से मूव करे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और जब वो इनिशियली कहां पर हो? रेस्ट में हो, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। रिपीट कर देता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है। कितना वर्क कर सकता है इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। और वो एनर्जी गेन कहां से करेगा? एनर्जी किसी और ऑब्जेक्ट से गेन करेगा
जो उस पर वर्क करेगा। जैसे मैंने आपको बताया बलून वाला एग्जांपल दिया था, तो उस बलून को एनर्जी कहां से मिली, वो मेरे थ्रू मिली। मैंने जब उस पर फोर्स लगाया तो उसके पास एनर्जी ट्रांसमिट हुई, ठीक है, उसने एनर्जी गेन करी और उस एनर्जी की वजह से वो क्या हुआ था, बर्स्ट हुआ था। ऐसे अगर मैं हैमर या नेल वाली बात करूं इस वाले केस में भी, तो हैमर के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। उस काइनेटिक एनर्जी को जैसे उसने उस नेल को हिट किया, उस नेल के पास एनर्जी एक्वायर हो गई, उस नेल ने एनर्जी गेन करी और वो उसने फिर वर्क डन किया कहां पर, उस बोर्ड के अंदर जाने के लिए। फिर हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी हर उस ऑब्जेक्ट के पास होगी जिसके पास क्या है, स्पीड है या वो मोशन में है। और वो जितना ज्यादा मोशन में होगा, जितनी ज्यादा उसके पास स्पीड होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। इसके बाद हमने मैथमेटिकल फॉर्म देखा काइनेटिक एनर्जी का। भाई मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इनिशियल स्पीड से चल रहा था, मान लीजिए यू स्पीड से चल रहा था, मैंने उस पर फोर्स लगाया, तो जैसे मैंने उसको फोर्स लगाया उसका एक्सेलरेशन हुआ और ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्प्लेसमेंट एस ट्रेवल करके कुछ और स्पीड एक्वायर कर ली, जिसको हमने नाम दे दिया v, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि थर्ड इक्वेशन से ये u v एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को ज्वाइन करने वाली एकमात्र इक्वेशन है, ठीक है। तो वहां से मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला कि ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट करा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। और मैं ये भी जानता हूं कि जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, वर्क के बराबर। कितना वर्क कर सकता हूं वो किस पे डिपेंड करेगा कि मेरे पास कितनी एनर्जी है, और दोनों ही क्या है, बराबर है। भाई मेरे पास इतनी एनर्जी है तो मैं इतना वर्क करूंगा, इतना वर्क है तो इतनी एनर्जी मेरे को चाहिए, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आया कि एनर्जी किसके बराबर है, वर्क की। और वर्क का फॉर्मूला मैं जानता हूं क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी मैं जानता हूं कहां से, न्यूटन्स लॉ से, कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट एस है मेरे पास, जो मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला। वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी, जो वैल्यूज कट हो रही थी वो कट कर दी, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर मैंने बोला कि अगर बॉडी इनिशियली मूविंग ना होकर रेस्ट में होती तो उस केस में यू कितना हो जाता, 0 हो जाता, और मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन है किसका, पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं अपन इस पे, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल इस पे बनते नहीं है। न्यूमेरिकल देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मेरे को, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 15 kg, ठीक है, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ब्लॉक। काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड करनी है। सिंपल सी प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ही हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके पास बात करें, हाफ तो हाफ आ जाएगा, मास मेरे को दिया हुआ 15 kg और वेलोसिटी मेरे को दी हुई है 4 का स्क्वायर इंटू 4, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया 120, है ना। और यूनिट क्या है सर काइनेटिक एनर्जी की, वही यूनिट है जो किसकी है, वर्क डन की, तो ये आ जाएगा 120 जूल। कितना आ गया 120 जूल, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सवाल था। अब थोड़ा सा अच्छा सा सवाल लेते हैं, जिसको मैं बोर्ड पे लिख भी देता हूं। व्हाट इज द वर्क टू बी डन, व्हाट इज द वर्क to be done, what is the work to be done to increase the velocity of a car, to increase the velocity of a car from from 30 kilometer per hour to 60 kilometer per hour to 60 kilometer per hour. If the mass of the car is, if the mass of the car is 1500 kg,
स्क्रीन पॉज करनी है अपन को, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, पहला काम क्या क्या गिवन है सर, मेरे को मास गिवन है कितना 1500 kg। वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर kmph, और फाइनल मेरे को दिया हुआ है 60 kmph। पहली चीज तो यहीं पर देख के पता चल रही है कि सर ये केजी में SI यूनिट में है और ये SI यूनिट में नहीं है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5/18 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इसकी फाइनल स्पीड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 5/18 से ना 6 और वो गया ऊपर 25/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड, और सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी क्या आ गई है, स्पीड आ गई है किसमें, SI सिस्टम में। और अब तो बहुत ही सिंपल सा काम बच गया है। पहले मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी आई मतलब कि इनिशियली क्या होगा, हाफ m u स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/2 इंटू मास 1500 kg, और u कितना है सर 25/3 इंटू 25/3। ऐसे सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी मेरे को फाइनली कितनी चाहिए, F से डिनोट कर दिया वो मैंने, हाफ m v स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दीजिए 1/2 1500 इंटू 50/3 इंटू 50/3। ठीक है, मेरे से पूछा गया कि वर्क कितना होगा, यहाँ से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और वही काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है सर, वही काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे हम, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास टोटल आ जाएगी, टी से डिनोट कर दिया इसको मैंने, टी से टोटल। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, भाई वही गैप ही तो हमारे पास क्या है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर दीजिए, हाफ मास 1500, क्योंकि ये वैल्यूज तो कॉमन है तो ये मैंने कॉमन ले लिया, और ये कॉमन नहीं है तो इसको अलग ले लेते हैं। दैट इज 50/3 इंटू 50/3 माइनस 25/3 इंटू 25/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 15625 जूल, 15625 जूल। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, और मैं जानता हूं कि भाई वर्क कितना होता है सर, वर्क होता है बराबर काइनेटिक एनर्जी के, तो यही किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की सिंपल सी प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे, जो रिलेटेड होंगी किससे, काइनेटिक एनर्जी से। वर्क से रिलेटेड भी हमने देखी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, चलिए तो फिर हैव अ गुड डे, मीट एट नेक्स्ट क्लास।